गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश, जिसे गढ़वाल हिमालय के गेटवे के रूप में भी जाना जाता है। और आप चाहे धार्मिक आस्था में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों या फिर आप मौज मस्ती और एडवेंचर के शौकीन हो, ऋषिकेश में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। और यही कारण है कि हर साल देश विदेश से आए पर्यटकों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। एंड गाइस, ऋषिकेश को तीर्थ यात्रा वाले शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये जगह हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। क्योंकि यहाँ गंगा नदी का पवित्र तट स्थित है, इसलिए ये जगह हमेशा से ही साधु संतों का केंद्र रही है और आध्यात्मिकता, योग, ध्यान और आयुर्वेद की शिक्षा के लिए यहाँ कई आश्रम बनाए गए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऋषिकेश को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के विकल्प मौजूद हैं। यानी कि ऋषिकेश एक तरह से एक ऑल इन वन पैकेज है, क्योंकि आप यहाँ चाहे धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आएँ या फिर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए आएँ या फिर आप अपनी डेली लाइफ शेड्यूल से बोर होके यहाँ के योगा सेंटर्स में कुछ पल शांति से मेडिटेशन करना चाहते हो, ऋषिकेश आपको किसी भी केस में निराश नहीं करेगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को और आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पे पहुँचना कैसे, आप स्टे कहाँ कर सकते हैं, खाने पीने की आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आपको घूमना कहाँ कहाँ चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप एंजॉय कर सकते हैं और इस सब में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको ऋषिकेश पहुँचना कैसे है। तो फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों ही विकल्प मौजूद हैं ऋषिकेश तक पहुँचने के लिए। एंड गाइस, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे आना होगा, जो कि ऋषिकेश से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। और एयरपोर्ट के बाहर से आपको काफ़ी सारी टैक्सीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको ऋषिकेश तक पहुँचा देंगी। और अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी है, आपको अपने शहर से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक आना होगा। और अगर इन केस आपको आपके शहर से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं मिलती हैं, उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि हरिद्वार में है। और हरिद्वार से ऋषिकेश तक की जो दूरी है वो लगभग 28 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बसेस, टैक्सीज और ऑटो रिक्शाज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आपसे लगभग 50 रुपये पर पर्सन तक चार्ज करेंगे और आपको ऋषिकेश पहुंचा देंगे। एंड गाइस, अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो दिल्ली और आसपास के बड़े बड़े शहरों से आपको ऋषिकेश तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इन केस आपको आपके शहर से ऋषिकेश तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, उस केस में आपको हरिद्वार आना होगा और हरिद्वार से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ऋषिकेश तक पहुँचने के लिए। चलिए दोस्तों, अब ऋषिकेश पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक जगह देखनी है। तो आपको यहाँ पे होटल, धर्मशाला, डॉर्मेट्री और आश्रम, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो होटल्स में आपको यहाँ पे बजट होटल्स के साथ साथ अच्छे लग्जरी होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए होटल्स आपको यहाँ पे 700 से स्टार्टिंग करके 14-15 हज़ार तक के बीच मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। और अगर आप धर्मशाला में स्टे करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 500 से 1500 तक के बीच पड़ जाएगी। और अगर आप डॉर्मेट्री प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 200 से 700 के बीच पड़ जाएगी। वहीं अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी आश्रम हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं पे करना होगा। लेकिन गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इन आश्रम्स की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, यहाँ पे आपको आकर ही रूम बुक कराना होगा। और अगर रूम अवेलेबल हुआ तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पे रूम सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही दिया जाता है, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप बॉयज़ या गर्ल्स के ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। एंड गाइस, होटल्स के रेट को लेकर यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने जो रेट्स बताए हैं वो आपको नॉर्मल डेज़ में देखने को मिलेंगे या फिर आपको ऑफ सीज़न जैसे कि मॉनसून के टाइम पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप पीक टूरिस्ट सीज़न पे जाते हैं, उत्तराखंड में टूरिस्ट की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी आपको, इसलिए होटल्स की वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। और जो होटल्स मिल भी रहे होते हैं उनके भी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए उस टाइम पे आपको यहाँ 2,500-3 हज़ार के नीचे कोई भी होटल देखने को नहीं मिलेगा। सस्ते से सस्ते होटल्स भी उस टाइम आपसे 2,500-3 हज़ार तक चार्ज करेंगे।
ऐसे में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जिस भी समय ऋषिकेश जाने की प्लानिंग करें, होटल्स के रेट का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होटल्स के रेट यहाँ कभी भी फिक्स नहीं रहते हैं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसलिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप जब भी ऋषिकेश जाने की प्लानिंग करें, अपने होटल आदि की बुकिंग पहले से ही करा कर जाएँ। एंड गाइस, होटल की बुकिंग से रिलेटेड एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप धार्मिक यात्रा करने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आपको अपना होटल राम झूला के आसपास देखना चाहिए। वहीं अगर आप मौज मस्ती और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना होटल लक्ष्मण झूला या फिर तपोवन के आसपास देखना चाहिए। और बात करें अगर हम यहाँ खाने पीने की, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की एज सच कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल हर तरह का खाना अवेलेबल है। और खाने के कॉस्ट की अगर हम बात करें तो आप 60 रुपये से 200 रुपये तक के बीच भरपेट खाना आराम से खा सकते हैं। एंड गाइस, अब आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे घूमना कैसे। तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 500 से 1000 के बीच पड़ जाएगी। और यहाँ पे मैं 500 से 1000 के बीच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो आप स्कूटी या बाइक का जो भी मॉडल चूज़ करेंगे ये कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगी। और दूसरा, अगर आप पीक टूरिस्ट सीज़न के टाइम पर जा रहे हैं तो हाई डिमांड के चलते ये कॉस्ट वैसे ही थोड़ी बढ़ जाती हैं। और स्कूटी या बाइक रेंट पे लेने के लिए आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। हेलमेट आपको स्कूटी एजेंसी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पेट्रोल आपको खुद से पड़वाना होगा गाड़ी में। गाइस, अब जल्दी से बता देती हूँ कि ऋषिकेश में आपको घूमना कहाँ कहाँ है। और इस वीडियो में मैं धार्मिक स्पॉट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के स्पॉट्स दोनों को ही कवर करने वाली हूँ। और ये टोटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप अपनी ट्रिप में कौन से स्पॉट्स को कवर करते हैं और कौन से स्पॉट्स को आप स्किप करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं राम झूला, जो कि गंगा नदी पे बना एक 450 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि टिहरी गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता है। और इसी पुल के पास आपको स्वर्ग आश्रम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ और भी काफ़ी सारे आश्रम और मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस पुल पे वॉक करते हुए आप ऋषिकेश के खूबसूरत नज़ारों और कल कल करके बहती हुई गंगा नदी के अद्भुत सौंदर्य को भी देख सकते हैं। और इसके बाद आप राम झूला से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं लक्ष्मण झूला, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना एक दूसरा हैंगिंग ब्रिज है। और लोहे से बना ये 450 फीट लंबा पुल टिहरी गढ़वाल जिले के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिले के जोंक को जोड़ता है। यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था, जहाँ अब ये पुल पर्यटकों के देखने के लिए बनाया गया है। और यहाँ लक्ष्मण झूला के पास भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से 13 मंजिला मंदिर पर्यटकों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और ये मंदिर 13 फ्लोर का है और हर फ्लोर पे अलग अलग भगवानों के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंदिर की छत से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का एक बेहतरीन व्यू देख सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस, आप लक्ष्मण झूला से लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं नीर वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत झरना है जिसका पानी काफ़ी ठंडा होता है। तो अगर आप चाहें तो झरने में नहाने का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही यहाँ कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं जिनमें आप चाय, कॉफ़ी, मैगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके खा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ झरने के आसपास आपको कुछ खूबसूरत तितलियाँ भी उड़ती हुई देखने को मिल जाएंगी, तो आप अपने साथ अपना कैमरा ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बात करें अगर हम इस झरने के टाइमिंग और एंट्री फीस के बारे में, तो सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ये झरना पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और भारतीय पर्यटकों के लिए इसकी एंट्री फीस 30 रुपये प्रति व्यक्ति है, वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए इसकी एंट्री फीस 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। और इसके बाद आप नीर वाटरफॉल से लगभग 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं पटना वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झरना है। बिलीव मी गाइस, इस झरने को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ऋषिकेश की यात्रा सफल हो गई। और इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी, जिसे हर उम्र के लोग आराम से पार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो आपको इस झरने को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि उस केस में हो सकता है आप ये खड़ी चढ़ाई ना चढ़ पाएँ। लेकिन गाइस, आप इस हाइकिंग की पूरी थकान को भूल जाएंगे, क्योंकि एक तो ये झरना अपने आप में इतना ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरा इस झरने का पानी इतना ज़्यादा ठंडा और रिफ्रेशिंग है कि एक बार इस झरने में भीगने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। स्पेशली अगर आप इस झरने से उड़ती हुई छोटी छोटी पानी की फुहारों को एंजॉय करते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और पीसफुल लगेगा।
लेकिन अगर आप इस झरने में नहाने की प्लानिंग से जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको अपने बालों में ऑयलिंग करके जाना है। आई नो ये थोड़ा वियर्ड सा सजेशन है, बट ऐसा सजेशन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एक लाइमस्टोन वाटरफॉल है और इस झरने में नहाने के बाद आपके बाल काफ़ी ड्राई और रूखे से हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप पहले से ही हेयर ऑयल और बॉडी लोशन वगैरह अप्लाई कर लीजिए। एंड गाइज़ यहाँ पे चेंजिंग रूम की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं जिनमें आप स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और बात करें अगर हम इस झरने की टाइमिंग और एंट्री फीस के बारे में, तो वैसे तो ये झरना 24/7 ओपन है, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको यहाँ पे सुबह जल्दी आ जाना चाहिए। इससे आपके पास काफ़ी सारा टाइम रहेगा यहाँ एंजॉय करने के लिए, साथ ही आपको भीड़ भी कम मिलेगी। और इस झरने की एंट्री फीस 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। एंड गाइस अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पे कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए आपको पहले बुकिंग करानी होगी, जिसके लिए आपको तपोवन या फिर लक्ष्मण झूला के आसपास काफ़ी सारे बुकिंग एजेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जिस भी होटल में स्टे कर रहे हैं या फिर आपने जिनसे स्कूटी या बाइक रेंट पे ली है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो भी डेफिनेटली ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते होंगे, तो आप उनके थ्रू भी बुकिंग करा सकते हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो आपको रिवर राफ्टिंग के लिए 400 से 1200 रुपये प्रति व्यक्ति तक पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मैं 400 से 1200 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग रेट्स होते हैं और मोस्टली टूरिस्ट 6 किलोमीटर और 12 किलोमीटर वाले राफ्टिंग सेशंस को ही प्रेफर करते हैं। और रिवर राफ्टिंग के लिए आपको आपका एजेंट खुद ही बुकिंग ऑफिस से राफ्टिंग पॉइंट तक लेके जाएगा, जो कि मोस्टली शिवपुरी में होता है या फिर ब्रह्मपुरी में होता है। और वहाँ पे पहले वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है और एज इट इज़ फॉलो करना है। एंड गाइस अगर आप कैंपिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग 1000-1200 से हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनके चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। और अगर आप बंजी जंपिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो जंपिंग हाइट्स की टीम बंजी जंपिंग और फ्लाइंग फॉक्स जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सारे सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड गाइस अगर आप ऋषिकेश में हैं तो आपको बीटल्स आश्रम ज़रूर विजिट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में इस आश्रम को महर्षि महेश योगी आश्रम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1968 में बीटल्स द्वारा आश्रम का दौरा करने के बाद इस आश्रम का नाम बीटल्स रखा गया। और ये आश्रम अब राजा जी नेशनल पार्क में स्थित एक इको फ्रेंडली टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और गंगा नदी के पास स्थित होने की वजह से ये एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यहाँ के शांत वातावरण में बैठ के लोग मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा प्रकृति की सैर, ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग सेशंस भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और बीटल्स आश्रम में प्रवेश के लिए भारतीयों को 150 रुपये और विदेशी पर्यटकों को 600 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। एंड गाइस इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं ऋषिकुंड, जो कि एक प्राकृतिक गर्म पानी का तालाब है जिसे यहाँ पे एक पवित्र जल निकाय माना जाता है। मान्यता यह है कि यमुना नदी के आशीर्वाद के बाद एक ऋषि ने इस तालाब को पानी से भर दिया था। और यहाँ के स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इस कुंड में स्नान किया था और इस स्थान पर गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती हैं। इस तालाब में स्नान करना अपने आप में ही काफ़ी सुकून भरा होता है, इसलिए यही कारण है कि ऋषिकेश आने वाले पर्यटक ऋषिकुंड में स्नान जरूर करते हैं। एंड गाइस अगर आपने ऋषिकेश की गंगा आरती मिस कर दी तब तो आपकी ऋषिकेश की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए आपको जाना है गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट, जिसे 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान माना जाता है। इन नदियों को हिंदू धर्म में असाधारण रूप से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। और मान्यता है कि त्रिवेणी घाट के किनारे पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है और सभी पापों, चिंताओं और भय से मुक्ति मिल जाती है। एंड गाइस इस घाट पे शाम की आरती के दौरान आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा। तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और बात करें अगर हम आरती के टाइमिंग की, तो शाम को 6 बजे से ही आरती शुरू होती है। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आरती के टाइमिंग से आपको थोड़ा पहले ही पहुँच जाना चाहिए, ताकि आपको आगे जगह मिल सके, वरना बाद में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और पीछे से आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। एंड गाइस अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको ऋषिकेश के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा ऋषिकेश विजिट करने के लिए। तो गाइस 2 से 3 दिन आपकी ऋषिकेश के ट्रिप के लिए सफिशिएंट रहेंगे। और वैसे तो ऋषिकेश आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली रिवर राफ्टिंग के पर्पज़ से यहाँ आ रहे हैं
तो आपको मानसून के टाइम पे यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे गंगा नदी में पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर राफ्टिंग बंद कर दी जाती है। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की, तो नॉर्मल डेज में ऋषिकेश घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 2 से 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप पीक टूरिस्ट सीजन के टाइम पे जा रहे हैं तो ये मान के चलिए ये खर्चा आपका सीधे डबल हो जाने वाला है। उस केस में आपको लगभग 4500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपके फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। और अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं तो उसका भी खर्च इसमें आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और स्कूटी रेंट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन सी प्लेसेस पे घूमना चाहते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।